डियर स्टूडेंट, आज हम 3D सीरीज एलिमेंट्स की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। देखिए, हम बच्चों इससे पहले जो लेक्चर है उसमें हम डी ब्लॉक की जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ा, और उस इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, तो हमने वहाँ पर इसको इस तरीके से समझा था कि वो डी ब्लॉक के तत्व जिनमें डी कक्षक पार्शियली फिल्ड होती है, या जिनका D1 से लेकर ND1 से लेकर के ND9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो ने हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जिन डी ब्लॉक तत्वों में D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है वो डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, लेकिन वो जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं। इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि डी ब्लॉक तत्वों के हम स्पेशली यहाँ पर 3D सीरीज के तत्वों को ले रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर 2 यूनिट है। एक यूनिट के अंदर 3D एलिमेंट्स की केमिस्ट्री है और एक यूनिट के अंदर 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट की केमिस्ट्री है। तो हम यहाँ पर जो है 3D सीरीज के एलिमेंट की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, और इस 3D सीरीज के एलिमेंटों की जो केमिस्ट्री है या इनके जो प्रॉपर्टीज़ है या इनके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उनको यहाँ पर 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जैसे मैंने कल भी बताया था, इसमें हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ेंगे, इनके जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इनकी कलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इनकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इनकी इंटरस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है इसकी, जो उसके ऊपर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाती है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जो मेन फोकस हम पढ़ चुके हैं पहले। कोऑर्डिनेशन, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स जो है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को फॉर्मेशन करते हैं, जिसका पूरी यूनिट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर जो है पढ़ेंगे। अब देखिए, मैंने कल भी आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 3D एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, 3D श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैंने कल भी आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जो डी ब्लॉक तत्व हैं, उन डी ब्लॉक तत्वों की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, रासायनिक गुण है, वो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। या दूसरे वर्ड्स में हम ये कहें कि इन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो हम उसको यहाँ पर ले रहे हैं आज। अब देखिए, यहाँ पर जो 3D श्रेणी के तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको समझने से पहले मैंने कल भी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हम 3D श्रेणी के विभिन्न तत्वों के नाम, उनके सिंबल, उनके एटॉमिक नंबर हमें याद होने चाहिए। तो जो 3D श्रेणी के जो तत्व हैं वो स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम 21, देन उसके बाद में टाइटेनियम 22, देन उसके बाद में वेनेडियम 23, देन उसके बाद में क्रोमियम 25, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फिर आ गया मैग्नीशियम, फिर आयरन आ गया, फिर कोबाल्ट आ गया, निकल आ गया, कॉपर आ गया और जिंक। तो ये 21 से लेकर के 30 तक के इनके एटॉमिक नंबर है, इनके सिंबल है। जो सिंबल स्कैंडियम का SC होता है, टाइटेनियम का TI होता है, वेनेडियम का B होता है, क्रोमियम का CR होता है, मैग्नीशियम का MN होता है, और आयरन का Fe होता है, और जो है निकल का Ni होता है, कोबाल्ट का CO होता है, कॉपर का Cu एंड जिंक का Zn जो है, और इनके एटॉमिक नंबर। तो ये आपको, क्योंकि 3D सीरीज के तो आपको सभी को याद होगा, इसलिए ये परफेक्ट याद होना चाहिए। 4D 5D आगे बढ़ेंगे तो वो भी आपको पूरा पहले से ही आप याद करके रखें। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इन 3D श्रेणी के जो तत्व हैं, ये जो 4th आवर्त में ये तत्व आते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियड में। तो इन तत्वों में जो है, इन तत्वों के अंदर इनसे पहले जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इनसे पहले अक्रिय गैस, ये 21 से स्टार्ट होते हैं, तो इनसे पहले अक्रिय गैस है यहाँ पर आर्गन, और उस आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इन सबके जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिख देंगे आर्गन। आर्गन लिखने के बाद में जो है इनमें 3D में इलेक्ट्रॉन भरेंगे और 4s इनमें भरी हुई आएगी पहले से ही। तो आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक आर्गन होता है। इसलिए आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो सीधे सीधे लिख दें आर्गन, और फिर इलेक्ट्रॉन 4s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दें, क्योंकि इससे पहले 2 एलिमेंट है पोटेशियम और कैल्शियम, जिसमें 4s कक्षक भरी हुई है, और उसके बाद में 3d चालू हुई। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमने लिख दिया आर्गन, आर्गन के बाद में 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और 3d में। अब 3d में जो इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक एक एक इलेक्ट्रॉन 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9 और 3d10 ये होना चाहिए, ये भरेंगे। अब आर्गन का लिख दिया हमने, तो उस आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम नीचे पीरियोडिक इसमें टेबल दे रखी है, मैं बताऊंगा आपको आगे जा करके। तो उस टेबल्स के अंदर जो है हम नीचे मैंने आर्गन लिखा है, उस आर्गन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आर्गन लिखा है, तो उस आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो जो है आप लिखा हुआ है 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। तो अब आपको बार बार स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जो है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको जो है आर्गन लिखना है, और आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रिपीट नहीं करना, हमने नीचे यहाँ पर लिख दिया। अब आर्गन के बाद में 4s भरी हुई है, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, देन उसके बाद में 3d में स्कैंडियम में 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरा है। ठीक, स्कैंडियम के बाद में जो है टाइटेनियम, टेबल में देख लिया, स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम, इस टाइटेनियम में 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आया। तो देखिए आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक डिटो है, एस के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 4s भरी हुई है, और 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया वो 3d में भर दिया, तो 3d2 हो गया आर्गन। इसके टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आर्गन 3d2 4s2। फिर उसके बाद में वेनेडियम पे आते हैं, तो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो वो 3d में भर दिया, इट मीन्स वेनेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ आर्गन 3d3 4s2। अब आते हैं हम, ठीक, क्रोमियम। अब उस क्रोमियम में भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वेनेडियम से, वेनेडियम में 23 इलेक्ट्रॉन और क्रोमियम में 24। तो इस क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो जो होना चाहिए था वो आर्गन 3d4 4s1, सॉरी 4s2, 3d4 1 इलेक्ट्रॉन आया वो 3d में भरे थे, तो 3d4 4s2 होना चाहिए था। लेकिन मैंने टेबल में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, टेबल के अंदर रिप्रेजेंट किया है कि इस क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आर्गन 3d5 4s1 है। ये होता है, ये लिखते हैं हम। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको आप ढंग से समझ लें इस चीज़ को। अगर आर्गन का आप ये जो है, अगर आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d4 4s2 लिखेंगे तो वो सही नहीं है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना पड़ेगा आर्गन 3d5 4s1। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए इसके पीछे यहाँ पर ये है कि इस क्रोमियम के इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 3d5 और 4s1 दोनों ही कक्षक हाफ फील्ड है। तो ये जनरल नियम ये कहता है कि जब हम किसी भी एलिमेंट्स का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है जिनमें कक्षक हाफ फील्ड भरी होती है या फुल फील्ड भरी होती है। नंबर 1 बात। अब हाफ फील्ड और कक्षकों, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कक्षक अन्य कक्षकों की तुलना में स्टेबल होती है। तो ऐसा स्टेबल होती है, ये हम पूर्व में आप जूनियर सीनियर वहाँ पर भी पढ़ चुके हैं। तो अगर हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 और 4s2 लिखते हैं तो जो हमारा 3d कक्षक है वो हाफ फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड नहीं बनता। अब 4s का 1 इलेक्ट्रॉन अगर 3d में चला गया तो 3d5 और 4s1 यहाँ क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, जिसमें दोनों ही कक्षक हाफ फील्ड आ गई और स्टेबल हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, ये मैंने नोट्स में क्लियर किया है कि जो 4s है वो 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में क्यों गया। इसके पीछे लॉजिक यहाँ पर ये है कि जो 3d और 4s है इनकी जो ऊर्जा है उनकी ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर नहीं होता, ऑलमोस्ट लगभग समान सी होती है एनर्जी। इसलिए 3d का इलेक्ट्रॉन 4s में भी जा सकता है और 4s का इलेक्ट्रॉन किस में जा सकता है, 3d में भी जा सकता है। और अगर ऐसा यहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन का जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं दे, इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान है वो आसानी से हो सकता है, तो और इतनी ऊर्जा इसको इनके माध्यम से मिल जाती है, एक्स्ट्रा नहीं देनी पड़ती है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए बच्चों
क्रोमियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर जो लिखते हैं या जो होता है वो है आर्गन 3d5 4s1, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, टेबल में भी किया और उधर नोट्स में फर्स्ट पेज में हमने पूरा क्लियर किया है क्यों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऐसा, इसके पीछे क्या रीजन्स है। ठीक, तो आप इसमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 होगा, जिसमें दोनों ही कक्षक हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट मोर स्टेबल है किसकी तुलना में, 3d4 4s2 की तुलना में, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। अब देखिए क्रोमियम के पश्चात नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है वो मैंगनीज आता है। तो देखिए मैंगनीज जब आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ना चाहिए, 3d में बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या होगा कि 3d वो एक इलेक्ट्रॉन 4s1 में इलेक्ट्रॉन जो था क्रोमियम में, उस 4s1 में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो जो मैंगनीज है उस मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 होगा। इट मीन्स इस विन्यास में, मैंगनीज के इस विन्यास में जो 3d कक्षक है वो हाफ फील्ड है और जो 4s कक्षक है वो फुल फील्ड है, और ये विन्यास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल विन्यास है, इसलिए मैंगनीज का विन्यास में ये हो जाएगा यहाँ पर। अब जो कि स्टेबल है ये नोट्स में मैंने क्लियर किया, यहाँ टेबल में मैंने अंडरलाइन किया। अब आप क्या है, मैंगनीज के पश्चात आप जाते हैं आयरन में, तो मैंगनीज के पश्चात में आयरन में जाते हैं तो अब तो यहाँ पर ये है कि 4s तो भरी हुई है, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो 3d में जाएगा। इट मीन्स आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर होगा आर्गन 3d6 4s2 होगा। आयरन के पश्चात में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कोबाल्ट में आया, तो जब हम कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो 3d में जाएगा, तो इस कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ यहाँ पर 3 आर्गन 3d7 4s2। फिर कोबाल्ट के बाद में हम निकल पे जाते हैं, तो कोबाल्ट के बाद में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो 3d में भरेंगे, और इसका निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d8 4s2 यहाँ पर होगा। ठीक, एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो 3d में बढ़ते चलेंगे। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, जब हम यहाँ पर आ रहे हैं, नेक्स्ट जो हम यहाँ पर आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि आर्गन के बाद में हम जो जाते हैं वो जाते हैं किस पर जाते हैं, किस पर जाते हैं कि देखिए किस पर जाते हैं, हम जाते हैं कॉपर। अब कॉपर में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, निकल के बाद में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, निकल में 28 है, कॉपर में 29 है। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो आता है कॉपर में एक्स्ट्रा वो d में बढ़ना चाहिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए कॉपर का, कॉपर 29 का होना चाहिए आर्गन 3d10 वो आर्गन 3d9 4s2। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होगा कि आर्गन कॉपर का आर्गन 3d10 4s1, तो इस ये होगा, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यही होता है, ये इसलिए होगा कि 3d और 4s की एनर्जी जो है वो मैंने अभी आपको पहले भी बताया, 3d और 4s की एनर्जी लगभग समान है। अब लगभग समान अगर है तो 3d का इलेक्ट्रॉन 4s में, 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में, तो क्या होगा, जो कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन d में भरना है वो तो d में गया, लेकिन 4s का एक इलेक्ट्रॉन भी d में आ गया। इट मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया कॉपर का आर्गन 3d10 4s1। अब इस 3d10 4s1 में 3d कक्षक फुल फील्ड है और 4s कक्षक क्या है, हाफ फील्ड, अब जो कि स्टेबल है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s2 होता तो 4s तो फुल फील्ड हो जाती, लेकिन 3d कक्षक जो है फुल फील्ड नहीं होती, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा 3d9 4s2 अनस्टेबल होगा, किसकी तुलना में, 3d10 4s1 की तुलना में। इट मीन्स कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 होगा, जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये नोट्स में भी मैंने यहाँ पर बताया, इसलिए यहाँ कॉपर और क्रोमियम दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं, फिर मैंगनीज का किया है, तो इस तरीके से कॉपर का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कॉपर के बाद में एक इलेक्ट्रॉन जो है जिंक में जाना है, तो 3d10 तो भरा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो भरेगा वो किस में भरेगा, 4s में। इट मीन्स जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा
वो आर्गन 3D10 4s2 होगा, जो कि टेबल नंबर 1 नोट्स में दिखाया वो दर्शाया गया है। अब देखिए, जिसके मैंने जो बोले हैं, इसके जो रीजन्स है क्रोमियम और कॉपर के अंदर रीजन्स है, वो मैंने यहाँ पर इस नोट्स में क्लियर किए हैं। और उसमें पूरी बताया मैंने कि वो कक्षक स्टेबल होती है जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड भरी होती है ना, या वो कक्षक जो कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल है वो किस में बदलना चाहेगा, स्टेबल में। अगर वहाँ पॉसिबल है तो वहाँ पर जो कक्षक है वो हाफ फील्ड और किस में बदलना चाहेगी, फुल फील्ड में बदलना चाहेगी यहाँ पर, जो कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक वन। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, हमने जो 3D श्रेणी के तत्व है उनका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा। और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर जो बारीकियाँ थी, जो चीज़ें हमें समझनी थी, हाफ फील्ड फुल फील्ड, कैसे इलेक्ट्रॉन जो 3D से 4s में जा रहा है 4s का 3D में आ रहा है, क्यों आ रहा है, कि उनकी एनर्जी लगभग समान है, क्यों ऐसा संभव है, उसको अलग एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ती। ये बहुत सारे जो पहलू है, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आपने जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन में समझा था, 3D का 4s में का 3D में, इस तरीके वो बहुत सारे, तो ये बहुत सारे पहलू को समझा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो 3D श्रेणी के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा, इसको आप ढंग से पढ़ें, ढंग से समझें। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर इन 3D श्रेणी के तत्वों के या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों के बहुत सारे गुण, जो फिजिकल भी है केमिकल भी है, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी है, वो निर्भर करते हैं। समझ रहे आप? तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पश्चात जो हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर कर लेंगे, मैंने बताया था कि 2 प्रॉपर्टी पर इन तत्वों के गुण जो है निर्भर करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लेंगे, कल इस पर लेंगे, वो रेडियाई या डायमीटर्स, इनका व्यास, तो आकार या साइज। तो उसमें हम उसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक उसी क्रम में हम कल इन 3D श्रेणी के तत्वों के एटॉमिक और आयनिक रेडियाइज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिज्याओं के बारे में पढ़ेंगे, इनके साइज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। उस प्रॉपर्टीज पर भी बहुत सारे गुण निर्भर करते हैं, इसलिए उसको आप कल नेक्स्ट लेक्चर में उसी क्रम में हम यहाँ पर लेंगे, उसको आप ढंग से पढ़ें। और उसमें एक मैं आपको यही बता देता हूँ, एक इफेक्ट आ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट्स, परिरक्षण प्रभाव। तो वो जो परिरक्षण प्रभाव है उसको आप पढ़ के रखें, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे, उसको बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे उसके बारे में। उसको आप पढ़ के रखें, परिरक्षण प्रभाव क्या है, वो शील्डिंग इफेक्ट्स क्या है, वो कैसे इनके साइज को घटाता है, बढ़ाता है, इसका क्या प्रभाव होता है एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाइज पर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो है आप उसको ढंग से कल के लेक्चर में हम उसको कंटिन्यूस में लेंगे, तो आप उसको थोड़ा पढ़ना। आप जिस भी बुक को आप कंसल्ट करते हैं उसको देखना, जो काफ़ी जो है आपके पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी काफ़ी पूछा जाता है, इसमें बहुत सारे कॉन्स जो है डिपेंड करते हैं। तो आपने समझा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, यहाँ पर टेबल वगैरह बना करके बहुत ढंग से यहाँ दिखाया गया है। तो आई होप आपको 3D श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बारे में बहुत कुछ समझने को मिला हुआ। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज को। हैं 18 हो गए, 19 का ही हो गया ऑलमोस्ट, 6 सेकंड रह गए। कोई बात नहीं।